पे 2.5% लगेगा। तो फिर यहाँ पे सवाल आया कि ये फोर्टिफाइड राइस कर्नल होता क्या है, बस इसकी थोड़ा सा बता देते हैं कि ये एक राइस शेप्ड ही होता है, राइस है नहीं, राइस शेप ग्रेनुअल बनाया जाता है आर्टिफिशियली। उसमें क्या होता है कि राइस फ्लोर यूज होता है, आटा, मतलब आटा नहीं, चावल का जो पिसा हुआ पीस के उसी से बनाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारा जो है आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ऐड कर देते हैं ताकि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए, और उसको राइस के साथ मिक्स कर दिया जाता है। और फिर है ना, जो गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत लोगों को प्रोवाइड करता है टू फाइट मेल न्यूट्रिशन, या इससे आयरन डेफिशिएंसी होता है लोगों में, इसका उसको हेल्प होता है, उसके लिए ये यूज करा करते हैं एफआरके। तो ये ऐसा क्यों आया, ये नोटिफिकेशन क्यों आया, इसके पहले इसका क्या ट्रीटमेंट था ये बताते थोड़ा सा। तो एफआरके ये कहीं पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं था, जैसे अभी तो यहाँ स्पेसिफिकली लिखा कि एफआरके पे 2.5% टैक्स लगेगा, इसके पहले ये कहीं पे वर्ड यूज नहीं हुआ था, तो इसके लेके बहुत सारा एम्बिग्यूटी था। तो कि 5% में टैक्स होगा कि 18% में होगा, तो बहुत लोग इसको डिपार्टमेंट लोग बोलता था 18% में होगा, क्योंकि इसको क्लासीफाई करता था अंडर शेड्यूल 3। बोला था कि फूड प्रिपरेशन मतलब आइटम है, ये फूड प्रिपरेशन आइटम है, तो इसको 18% टैक्स लगना चाहिए। तो इसी को क्लेरिफाई करने के लिए एफआरके को अब शेड्यूल 1 में डाल दिया, जिस पर 2.5% टैक्स लगेगा, एम्बिग्यूटी खत्म करने के लिए। इसको किसी को कुछ डिस्कशन करें? परसेंट टैक्स क्या परसेंट या 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, 5% टोटल टैक्स, आईजीएसटी 5%। ठीक है। अब सेम नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 1/25, इसी में ही एक और अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट भी नोटिफिकेशन नंबर 1/2017, जो कि डेट नोटिफिकेशन है, डेटेड 28 जून 2017, उसको अमेंड किया है। ये नोटिफिकेशन 1/2025 जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 जो आया था उसको अमेंड किया है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ नोटिफिकेशन में वो हम पढ़ते। इन द शेड्यूल 3 9% against serial number 15 in column 3 after the words commonly known as murki the word rice, fortified rice shall be inserted। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हम पढ़े और ये जो अमेंडमेंट है दोनों इंटरलिंक्ड है। जैसे कि हम बोले थे कि फोर्टिफाइड राइस को 2.5% मतलब शेड्यूल 1 में लाया क्योंकि एम्बिग्यूटी था पहले, वो खत्म करने के लिए। तो एक जगह तो उसको ऊपर में लिखा कि ये 2.5% में टैक्स होगा, और जो शेड्यूल 3 में जहाँ पे 9% टैक्स रेट आइटम्स है वहां से उसको हटा दिया। तो हम अगर शेड्यूल 3 का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखे, मतलब एक्सट्रैक्ट डाले यहाँ पे, इसको अगर आप लोग देखोगे तो क्लैरिफाई होगा। नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 में हम लोग देख रहे हैं कि ऑल गुड्स, ठीक है, ये ऑल गुड्स अदर देन, यहाँ पे अदर देन, अब हम लोग लास्ट वर्ड पढ़ते फोर्टिफाइड राइस कर्नल। डिपार्टमेंट वाला इसमें कर देता। हाँ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था, तो 18% आता हूं, 18% एक्सक्लूड कर दिया, 5% इंक्लूड कर दिया। 5% या तो 18 से नहीं भी एक्सक्लूड कर दिया। अभी वो खाई नहीं होता इसके पहले कुछ इफेक्ट होगा तो भी एक बात 5% में टाइम हो सकता है वो कॉमन प्रैक्टिस में उठा दे एग्जैक्टली। हो सकता है कि डिपार्टमेंट वाला अच्छे में सीरियल नंबर 15 में ले रहा है डिपार्टमेंट वाला, इसलिए उसको वहां से स्पेसिफिकली हटा दे। आप बोलिए ना ऊपर डिपार्टमेंट इसमें सीरियल 18% में क्लासिफाई हाँ एम्बिग्यूटी, हाँ हाँ वो तो हमें डिपार्टमेंट हमें से जाएगा बेसिक टैक्स में। तो उसको तो बात कहां से आ रही है तो कितनी स्पेसिफिक नहीं, वो भी हुआ है अभी जो नोटिफिकेशन डिस्कस कर, इसमें तो 9%। हाँ वही बोल रहे। ये एक्सेप्ट है ना अदर दैट, मतलब कि पहले नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 में अदर देन जो वर्ड है ना, जो 9% में अदर देन वर्ड में भी फोर्टिफाइड राइस वर्ड एडेड नहीं था। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाला बोलता था कि ये फूड प्रिपरेशन आइटम भी है फोर्टिफाइड राइस, तो इसमें 9% टैक्स दो। अब यहाँ से हटा दिया और 2.5% वाला में ऐड कर दिया।
पहले 18% था, अभी 5%। 18% था नहीं, एम्बिग्यूटी था, ऐसा डिस्प्यूटेड था, ये वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ था कहीं पे 45 है। राइस कर्नल पे डिपार्टमेंट 18% टैक्स डिमांड कर रहा है, मतलब ये रेसिडुअल क्लॉज क्योंकि वो कहीं पे भी स्पेसिफाइड नहीं था, और भी उसका रेट भी चेंज, मतलब रेट दिया हुआ ही नहीं था पहले, तो अभी उसका रेट आया है 5% टैक्स, और जो रेसिडुअल कैटेगरी है वहां से स्पेसिफिकली हटा दिए कर दिया है कि वहां पे वो नहीं क्लास। कितना आइटम लास्ट वन बना है डिटेल्स इसका अलग निकाले हैं, इसका नहीं निकालते, भारती जी से कनेक्ट करके उनसे समझ के हम लोग ये निकालते हैं कि इसका अलर्ट नहीं है। देखो क्या तो नोटिफिकेशन नंबर 1/2025 में टोटल 3 अमेंडमेंट्स आया था। नोटिफिकेशन नंबर 1/2025 के थ्रू टोटल 3 अमेंडमेंट्स आया था, तो अब 2 डिस्कस कर लिए, अब तीसरा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये इसमें भी इसके थ्रू भी नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 को ही अमेंड किया गया है। हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में। After the Schedule 7, in the explanation for Clause 2 and the proviso appended to it, the following clause shall be substituted, namely, मतलब कि एक नया explanation ऐड कर दिया है जो कि बात करेगा प्री पैकेज्ड एंड लेवल आइटम्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड आइटम्स को डिफाइन कर दिया गया है इन द एक्सप्लेनेशन टू नोटिफिकेशन नंबर 1/2017, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, तो क्या होता है प्री पैकेज्ड एंड लेबल आइटम, वो हम पढ़ रहे हैं। The expression pre-packaged and labeled means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 liter, which are pre-packaged as defined in clause 1 of section 2 of the Legal Metrology Act. Where the package in which the commodity is pre-packaged or labeled securely affixed thereto is required to bear the declaration made under the provisions of Legal Metrology Act. तो इसी डेफिनेशन को अगर तोड़ते हैं थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन का जरूरत है। ठीक है, तो प्री पैकेज एंड लेवल आइटम्स मतलब क्या हुआ, एज पर डेफिनेशन ये यूज होना चाहिए फॉर रिटेल सेल, ये फॉर रिटेल सेल के लिए होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट इज मीन टू बी सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, ये ऐसा डेफिनेशन में लिखा हुआ नहीं, इसको हम ब्रेकअप करके समझा रहे हैं। वेट इसमें बोल दिया कि 25 केजी से ऊपर नहीं होना चाहिए, अप टू 25 केजी या 25 लीटर, तो अगर 25 केजी से ऊपर है तो उसको प्री पैकेज्ड नहीं माना जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा। और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से बोल रहा है कि a pre-packaged commodity means a commodity that is placed in a package without the purchaser being present, so that the quantity is predetermined. जैसे हम लोग आटा चक्की में जाते हैं तो बोलते भैया 1 केजी दीजिए, तो वो प्रेजेंट रहता है और वो वहां से निकालता है 1 केजी देता है, वो प्री पैकेज नहीं होगा।
ये पहले ही पैक हो चुका है दर्द के रहने से पहले। ठीक है, नॉट मोर देन। अगर हम लोग थोड़ा ऊपर पढ़े तो नोटिफिकेशन में जो एक्सप्लेनेशन ऐड किया है कि प्री पैक्ड मतलब होगा जो मतलब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में बताया गया है। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में क्या बताया है? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में बताया है कि कमोडिटी दैट इज प्लेस्ड इन ए पैकेज विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट। मां कनेक्शन आयरन एंड स्टील कंपनी। हाँ सर, आरूप दीदी, हाँ कंप्लीट आज करना। हाँ सर। आगे बोले। प्री पैकेज का डेफिनेशन क्या होगा? वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से बोला, जो लिखा हुआ वहीं पे होगा। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बोलता है कि अगर पहले से पैक होना चाहिए विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट। तो इसी को ही हम बोले कि अगर हम लोग 1 केजी खरीद रहे हैं, आटा चक्की से वो खुला दे रहा है तो वो प्री पैकेज नहीं होगा। हम पैकेज में नहीं है तो इसी का और भी आप वेरिएशन सोच सकते हैं इसमें और क्या क्या आएगा। गणेश का 1 किलो का आटा लेके तो वो प्री पैक्ड है और लेबल्ड है। अच्छा, गणेश का ही हम आटा चक्की में गए, गणेश अपना ही प्री लेबल्ड जो पन्नी है उसी में हमको दिया और वहीं पे भर के उसी को सील करके हमको दे दिया। क्या लिखा हुआ है? प्री पैकेज कमोडिटी मींस अ कमोडिटी दैट इज प्लेस्ड इन अ पैकेज विदाउट अ परचेजर बीइंग प्रेजेंट। तुम्हारे सामने का अगर तुम प्री पैकेज नहीं माना जाएगा। वही हम बोलना चाहते हैं। होता भी नहीं है फैक्ट्री घुस के कहा गणेश के चक्की में जाएगा तो तुमको रिटेल सेल तो वो लोग नहीं करता है। रिटेल प्राइस अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस अलग होता है ना। चक्की में नहीं, जैसे गणेश का अगर शॉप है, हम लोग 1 केजी आटा लेने जाएंगे तो वो पैकेज देता है, दिया झोला में भरा के देते हैं, दिया हम करते हैं। बड़ा बड़ा पैकेट में लेता है तो ये बड़ा जो होता है ना प्राइस पैकेज ही हाँ थे ये क्या होता है ना 96 किलो का होती है उसमें वो पैकिंग जिसका अपन को टैक्स। ठीक है। तो लेबल पे लिखा होना चाहिए, मैंडेटरी प्री डिक्लेरेशन होना चाहिए। 2025 पढ़ रहे हैं हम इससे। वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, बुक 1 बैठ के वन में ये वन नहीं पढ़े ना अभी, ये वन ही था, ये वन है पूरा। तो इसका इम्पैक्ट क्यों ये ऐसा वर्ड क्यों ऐड किया नोटिफिकेशन? ये प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड। अरे फटाफट खत्म कर। ये प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड वर्ड को एक्स्ट्रा ऐड क्यों किया? इसका इंटेंशन क्या है? मेरे ख्याल से ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि जो होलसेल 25 केजी से बड़ा वाला जो ज्यादा वाला पैकेज है उसको एग्जेम्प्ट कर जाता है, टैक्स ब्रैकेट में नहीं लाना चाहता है, और जो 25 केजी से नीचे प्री पैकेज्ड आइटम है उसको टैक्स ब्रैकेट में स्पेसिफिकली इंक्लूड करना चाहता है। ऐसा नहीं है, उसके ऊपर वाला भी तो होगा एकदम थोड़ी। ये 5% में है ना ये वाला। क्या वाला? तो अभी हम एक बार एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन खोले, मानस टाटा जो पहली है इसके लिए, और हम रेट नोटिफिकेशन भी खोलते, दोनों खोलते, ठीक है ना? तो देखते क्या है दोनों में क्या लिखा हुआ है। एक बार रेट नोटिफिकेशन में फिल्टर मारते, प्री पैकेज्ड, ठीक है? तो हम लोग देख रहे हैं जो प्री पैकेज्ड आएगा वो यहाँ पे आएगा, जहां जहाँ वर्ड यूज किया हुआ है। तो शेड्यूल 1 में देख रहे हैं कि शेड्यूल 1 में देख रहे हैं कि ऑल गुड्स, जिसमें प्री पैकेज भी अब ऐड कर दिया है, पहले नहीं था ये सब। अदर देन, सॉरी, अदर देन प्री पैकेज। ठीक है, वो तो अदर देन था, लेकिन यहाँ देख रहे चेना और पनीर प्री पैकेज एंड लेबल्ड। छेना ही तो है, ऊपर दही लस्सी भी है, ऊपर दही लस्सी प्री पैकेज, अब उस पर टैक्स लगेगा। नेचुरल हनी प्री पैकेज एंड लेबल्ड।
हर वर्ड में प्री पैकेजिंग लेवल ऐड कर दिया। इसका मतलब कि ये जो भी नेचुरल छेना, पनीर, लस्सी, दूध, तो पहले से ही यहाँ ब्रैकेट देख के लिखा हुआ है 462 ऐसा लग रहा है। हमको लगता है ये वर्ड भी बाद में आया। ठीक है, तो जगह जगह ये देखने को मिला ड्राई, मतलब जो भी सब्जी वब्जी खाने पीने का चीज जो भी है वो प्री पैकेज्ड होने से उस पर टैक्स लगेगा। और यही अगर हम एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में जाके देखें प्री पैकेज में, तो यहाँ जगह जगह अदर देन प्री पैकेज्ड आपको मिलेगा। अदर देन प्री पैकेज्ड, ऑल गुड्स अदर देन प्री पैकेज्ड, कर्ड लस्सी अदर देन, लास्ट वाला देखो अदर देन प्री पैकेज्ड। तो इसका मतलब जो भी अदर देन प्री पैकेज्ड है उसको एग्जेम्पशन में डाल दिया, और जो भी प्री पैकेज्ड है उसको रेट नोटिफिकेशन डाल के टैक्सेबल ऐसा नजर आ रहा है एज पर एनालिसिस। हम द फार्मर से अगर हम डायरेक्टली ले रहे हैं उसको एग्जाम करना चाहिए, लॉजिक ये है। और जो बड़ा स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, लेबल बेबी करके बेच रहे हैं, तो 50 kg का अगर प्री पैकेज लेते हैं तो उसमें कोई यही डाउट है। 50, अभी तो 25 kg का चलो ठीक है, 50 kg का प्री पैकेज आइटम होता है। आगे बढ़ते हैं। नहीं क्वेरी तो सॉल्व करो। 50 केजी का प्री पैकेज को अगर 25 kg से बेसी 26 kg ये कोई आइटम जो कि प्री पैकेज है, पहले से पैक होके आया है, वेट वॉल्यूम लिमिट में द पैकेज शुड नॉट एक्सीड 25 kg। 25 kg से ज्यादा हो तो प्री पैकेज नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। इसका इम्प्लीकेशंस बता रहे कि हम लोग टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए भी जानबूझ के स्मॉल पैकेट्स में, मतलब ज्यादा बड़ा जैसे 25 kg का तो 26 kg का पैक करते हैं। होता है ना, होता है लेकिन मार्केट एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ ये भी बात है, मार्केट एक्सेप्ट, मार्केट में 26 kg का पैकेट होता है। उसके हिसाब से सप्लाई होता है। इसमें बस सही जिसको 2 किलो खरीदना है वो 26 किलो थोड़ी रखेगा। वही ना, 5 किलो 10 किलो का पैकेट ऐसे निकालते हैं जो बिकता है। हाँ, हाउस होल्ड में हाउस होल्ड में 26 किलो 10 किलो क्या करेगा 26 किलो काटना। 5-10 किलो ठीक है, सेंस है। सेंस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 2/2025 सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2025। ये भी 16 जनवरी को आया था, सेकंड नोटिफिकेशन है उसी दिन का। ये नोटिफिकेशन अमेंड करता है नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 को, डेटेड 28 जून 2017। ठीक है, तो हम इस पे नोटिफिकेशन में क्या लिखा था उसको बस पढ़ रहे हैं कि इन द शेड्यूल आफ्टर द सीरियल नंबर 105 एंट्रीज रिलेटिंग टू, एक नया एंट्री डाल दिया गया है जो कि बोल रहा है जीन थेरेपी। इससे क्या होगा, इसको एग्जाम कर दिया। तो जीन थेरेपी क्या होता है कि जीन थेरेपी होता है एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि मॉडिफाई के जीन्स को मॉडिफाई करके बीमारी को ठीक करने की कोशिश किया जाता है। अब हम खाली जीन, हो सकता है कि किसी को जीन थेरेपी पता नहीं हो तो अगर बता देने से कनेक्ट कर पाएगा ना, क्योंकि हमको बताना है कि ये पर्पस क्या है इसका, इसलिए हम ये बोल रहे हैं। हाँ, अगर हॉस्पिटल पे क्लाइंट आया अपना, इससे पहले 12% बताया। एक्चुअली हम लोग खाली प्रोविजन, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो खाली हाँ प्रोविजन है लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इससे गवर्नमेंट का साइकोलॉजी भी तो समझ सकते हैं ना कि गवर्नमेंट किस चीज को एग्जेम्प्ट करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है। इसलिए हम लोग अगर बात, हाँ क्योंकि हम लोग को एनालिसिस करना, बाकी और भी कुछ जो सर्विसेज हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है तो इसका फ्यूचर में क्या ट्रीटमेंट लाया जा सकता है ये एनालाइज कर सकेंगे हम लोग। पर्पस ये है, पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ के चलेगा। मेडिकल कम बोलिए। तो इस पहले चैप्टर 30 में था, जीन थेरेपी लिखा हुआ नहीं था वर्ड। अच्छा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स चैप्टर 16। हाँ। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट 12% पे टैक्सेबल है। पहले था, हाँ मैथ है तो इसको भी फॉल हो जाता। हाँ तो 12 पे टैक्स लग जाता है तुम्हारा। हाँ, और ये ट्रीटमेंट बेसिकली बहुत कॉस्टली होता है, तो फिर इसमें और कॉस्टली हो जाएगा तो रिलीफ देने के लिए इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। नेक्स्ट
सेम नोटिफिकेशन एक और अमेंडमेंट लाया है, रेट सेम मतलब 2/2017 नोटिफिकेशन में। हाँ बस वहाँ पे भी एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में भी प्री पैकेज्ड का मतलब डाल दिया, क्योंकि हम पहले ही इस चीज पे डिस्कस कर लिए। कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब वो फर्स्ट वाला है, इसीलिए वो भी लाए हैं, मतलब वैसा। तो ठीक है। थर्ड नोटिफिकेशन बोल रहे हैं 3/2025, ठीक है। ये अमेंड करता है नोटिफिकेशन नंबर 39/2017 को, जो कि 18/10/2017 को आया था। तो इसमें क्या किया, इन द सेम नोटिफिकेशन after the end of the word and symbol 45 rice kernel, सिंपली बता रहे, ये नोटिफिकेशन था 39/2017। उसमें एक नया एंट्री डाल दिया, फूड इनपुट्स फॉर ए अबव, मतलब कि 45 मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारा खाना और या प्रिपेयर्ड फूड्स प्रोवाइड करता है मेल न्यूट्रिशन लोगों को, उसका बेनिफिट के लिए, जैसे 45 राइस एग्जांपल में हम दिए थे, तो उसी को प्रिपरेशन के लिए जो इनपुट लगता है अब उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया। 39/17 में एग्जेम्पशन दिया हुआ था, अब एग्जेम्प्ट कर दिया गया, नया एंट्री लाया है। ये 39/17 हो रही थी, क्या नोटिफिकेशन, एक्सटेंशन नोटिफिकेशन है क्या? हाँ। उससे अमेंडमेंट आया होगा एग्जेम्पशन। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए थे, तो कोई अमेंड किया होगा ना, हाँ। तो कोई अमेंड किया होगा। दो चीज अमेंड था, पहले यहाँ लिखे हुए एक्सट्रैक्ट हम फूड प्रिपरेशन अब put up in unit container and intended for free distribution to economically weaker section। ऐसा खाना जो गरीबों लोगों को देने के लिए या मेलनरिश लोगों को देने के लिए गवर्नमेंट जो स्कीम्स निकालता है, जो स्कीम होता है वो पहले वो एग्जाम्प्ट था। उस फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो इनपुट्स लगा, अब उसको भी एग्जाम्प्ट कर दिया। सॉरी 2%, सॉरी 39/17 में लिखा हुआ कि 2.5%। यस यस, इसका मतलब ओरिजिनली जो अमेंडमेंट आया वो 1/17 में आया है ना, है ना? 1/17 से 39 में आया होगा, 39 को अमेंड करके कर रहे हैं, इसको 1 को ही अमेंड करना चाहिए ना। नहीं जो अलग से ये अलग से रेट हाँ, इसमें 2.5% लगेगा, ये एग्जाम्प्ट नहीं है, ये 2.5% है, गलत बोले। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ भी है कि फर्स्ट शेड्यूल में फॉलो करेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या है? 2.5% के पहले का एग्जाम ये नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल था क्या? इनपुट अगर हम यूज करेंगे सब के लिए तो पहले तो वो तो नॉर्मल पे टैक्सेबल था, जैसा जो रेट एप्लीकेबल होगा, लेकिन अभी उसको रिड्यूस रेट पे 2.5% बोला है कि उस पे टैक्स है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? फूड प्रिपरेशन फॉर आंगनवाड़ी मिड डे स्कीम या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेच रहा होगा, कोई बेच इनपुट्स, उसको पर्पस समझना पड़ेगा सामने वाले को कि क्या पर्पस के लिए है, तब उसको तुम रिड्यूस रेट पे काट। लास्ट टाइम में हम देखते हैं फोर्थ नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें डिस्कशन, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन। तो नोटिफिकेशन नंबर 4/2025 है, सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन। ये अमेंड करता है नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 को। तो इसमें क्या है, खाली एक छोटा सा वर्ड ऐड कर दिया है कि ऑल ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल अदर देन दोज मेंशन इन सीरियल नंबर 1 to 3 अबव, उस पर 9% टैक्स लगेगा। मतलब कि पहले 12% था, अब उस पर 18% टैक्स कर दिया। तो पहले 1500 सीसी और ज्यादा होगा उसको 18 कर दिया, और 18 भी ट्रांसपोर्ट 18 भी सीसी के ऊपर था, इंजन का मतलब 18 और 12 तो लोग सब 18 करते हैं, वो 12 परसेंट में फॉल नहीं करेगा तो 18-12 नहीं रहा, सिर्फ 18। हाँ वही सीसी का था। तो सीसीवीसी का कुछ देखना ही नहीं है, सीधा बोल रहे हैं सब कोई ऊपर में अगर फॉल करेगा तो उसका रेट लगेगा, ऊपर में अगर फॉल नहीं ऊपर करेगा में 18 है ना, ऊपर में 18 था, पूरे 12 देख लेना नोटिफिकेशन ये रहा, देख ये बोला है ना।
यहाँ पे ये जो नीचे वाला इसको 18 किया है ना, यस, कोड नंबर वाला। 1 2 3 में सब में 18 ही है ना, हाँ सब बराबर हो गया इसमें। अब हमको कुछ देखना ही नहीं है, यूज मोटर का है तो 18 ही लेंगे। हाँ 1200 सीसी का ऊपर जो था वो था 9। ये इम्पैक्ट है तो मतलब पुराना अगर मैं कोई मोटर गाड़ी वगैरह हम बेचते हैं, वहाँ पे कुछ और लिखा होता ना, ऑन द रीसेल, अदर देन ऑन द रीसेल ऑफ एसयूवी जो सेल करता है वर्ड फाइल वाला नहीं, वर्ड फाइल कितना सीसी का है। देखिए कि पहले किसका नहीं गया और मुझे प्रेशर की अलग ठीक है। ये वाला सही है, उससे काफी ठीक है। अब आप इसमें कुछ समझना है। इसका मतलब बोल रहा है कि अगर मैं बिजनेस में कोई पुराना गाड़ी है उसको हम बेच दिए तब 18% टैक्स लगेगा। हाँ तो लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन मेथड भी बताया है नीचे में, जिसको हम एक बार सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे लिखे है। हाँ मार्जिन वाला मतलब इफ द सेलर इज रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो मार्जिन पे लगेगा टैक्स, सेल प्राइस माइनस डेप्रिसिएटेड वैल्यू, और नेगेटिव है तो इग्नोर है। तो सेल प्राइस पे टैक्स क्यों नहीं लगा रहा, सिर्फ मार्जिन पे ही क्यों लगा रहा है? अगर जीएसटी जनरली सेल पे लगता है ना, जनरली बोल रहे हैं, जैसे सप्लाई वर्ड यूज हो रहा है लेकिन सेल पे लगता है। अर्लियर रेजिम में सेल हुआ होगा तो उसमें वैट जीएसटी सब कुछ लग के आया होगा ना। हम जीएसटी की बात कर रहे, छोड़िए ना, अरे वो यूज्ड मोटर व्हीकल है भाई, हाँ। सेकंड हैंड, नया नहीं बोल रहे हो। नया जरूरी थोड़ी ना, नया जीएसटी पे तो आए 2017 हो गया। हमारा तुम मान 1 लाख में गाड़ी लिया, मतलब 1 लाख में गाड़ी लिया, उसको यूज किया होगा, उसका वैल्यू डिप्रिशिएट हुआ होगा ना। बिल्कुल हुआ है। हाँ तब अभी उसका डिप्रिशिएशन वैल्यू क्या है, 100 रुपया है, तुम 200 में बेचा मान लो, 100 रुपया तुम टैक्स देगा, बाकी तो 100 तुम ऑलरेडी यूज कर चुका है। जीएसटी इज ऑन प्रॉफिट और सेल, सप्लाई क्या डेफिनेशन, जीएसटी तो सप्लाई पे लगता है ना। बट जीएसटी तो सप्लाई पे है, वैल्यूएशन का बात कर रहे हैं। सप्लाई टैक्स में लगेगा, नॉट सप्लाई लगता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स लगता है। ये हाँ। लोग बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू पे नहीं लगा क्या, मार्जिन ऑफ सप्लाई पे लगा। वही तो, ये मेथड क्यों ले आया जनरली, तो सर ये चीज हम नहीं डिस्कस करना चाह रहे, क्या था कि व्हाट इज द पर्पस टू ब्रिंग दिस वैल्यूएशन मेथड, ऐसे क्यों ले आया है, मार्जिन पे ही क्यों टैक्स लगा रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है कि आप अगर आप 50 में बेच रहे हो तो 50 पे टैक्स दीजिए 9%। सप्लाई से मेरा इतना ही वैल्यू ऐड होता है, इसलिए नहीं है। सप्लाई से मेरा इतना ही वैल्यू ऐड हो रहा है, नहीं मिलता है ना, तो उनको तो वैल्यू क्या बोलते हैं, थोड़ा सोचो। क्या है गुड्स चलो नॉर्मल ट्रांजेक्शन जो होता है हम लोग का बिजनेस का, हम लोग क्या करते हैं, 100 में खरीदे, अगर हम बेचे 90 में तो क्या टैक्स नहीं लगेगा? आप तो उसको यूज पे किया ना, तो उसका वैल्यू का मतलब है कि इसमें तुमको इनपुट नहीं मिलता, ठीक है, इनपुट नहीं मिलेगा, तुम्हारा फर्दर सप्लाई तो इनपुट नहीं मिलेगा, तुम मार्जिन पे ही देगा ना भाई, तुम जितना तुम्हारा वैल्यू पोर्शन ऐड हुआ वैल्यू उसको तो देगा, तो तुम्हारा डबल इफेक्ट नहीं आ जाएगा खुद पे देगा, ठीक है, डबल टैक्सेशन हो जाता है। नहीं। हाँ हो जाएगा। अरे अगर मेरा मोटर व्हीकल है 10 लाख में खरीदे तो मुझे 1 ही लाख में बेच रहे हैं, हाँ, हाँ। थोड़ी ना कोई 10 लाख में बेच रहे हैं, 1 ही लाख में बेच रहे हैं। तो बोले कि 1 लाख पे टैक्स लगना चाहिए, तो आप बोले कि 10 लाख पे क्योंकि ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है, और तो हमको इसलिए इनपुट हम नहीं मिलेगा। 1 लाख पे वापस से टैक्स लगाएंगे, तो आप बोले कि 10 पे क्योंकि हाँ ओरिजिनल दिया लगाएंगे हुआ है। tax, तो 1 लाख पे वापस से टैक्स लगाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन देखो प्रॉफिट अगर हो गया अभी लगा। तो उसका 1 लाख ही है, लेकिन हम 1.5 लाख दिए है ना, तो इसका मतलब 10 लाख प्लस 1.5 लाख, मतलब 2 बार मतलब टैक्स किसके लगना चाहिए, 50,000 पे 50,000 पे लगा। 1 लाख में ऑलरेडी टैक्स लग चुका, 10 लाख पे जब हम टैक्स दिए थे उसका जब वैल्यू कम हो गया, अभी मेरा 1 लाख है, तो उस 10 लाख में वो 1 लाख इंक्लूडेड है जिसपे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। तो इसीलिए अभी जब हम 1.5 लाख में बेच रहे हैं तो 1.5 लाख से टैक्स नहीं लगती, सिर्फ 50,000 की टैक्स लगती की वैल्यू ऐड 50,000 की अप्लाई ना, because GST is on value addition। ये कॉन्सेप्ट वही है। आईटीसी मिल जा रहा है ना तुमको, अगर तुम दूसरी तरीके से सोचो, बाकी ट्रांजैक्शन के केस में 100 में बेच रहे हैं तो 100 पे टैक्स देते हैं, लेकिन अगर तुम 90 में कुछ खरीदा होता है तो तुम उसका आईटीसी ले लेते हैं ना, इसीलिए तुम यहाँ पे 100 में टैक्स देते हैं। अच्छा एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसे, अगर हम कोई सामान 100 में खरीदे और लॉस में 90 में बेच दिए तो फिर हमको टैक्स लगेगा क्या, जीएसटी देना पड़ेगा 90 में? प्रॉफिट इनपुट नहीं है तो इसीलिए जो आईटीसी मिल रहा है, 10 का आईटीसी पड़ा रहेगा। लॉस ये सब चीज रिस्पेक्ट ऑफ
old and used motor vehicles. बस. हाँ ठीक है, इसका और कोई इम्पैक्ट क्या पता नहीं। हो गया मेरा 4। बाद में कौन पड़ेगा? बहुत सब वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टडी प्रॉपर्टी 5 नंबर इसमें स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस को डिफाइन किया है। Specified premises जो दिया हुआ था स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के पहले उनको रेट ऑफ टैक्स भरना पड़ेगा, उसकी वजह से इम्पैक्ट रेट ऑफ टैक्स क्या है? specified premises के केस में 2.5% का टैक्स देता है, आउटडोर केस में तो रेस्टोरेंट सर्विस के। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस को डिफाइन कर दिया है। जैसे जीटीए में मोटर कार में हम लोग डिक्लेरेशन वगैरह जो फाइल करते हैं ना, अब वो सब यहाँ पे भी आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग का रेस्टोरेंट क्लाइंट है जैसे बेलवेडर, सलाकुरिया सलाकुरिया कोई बेलवेडर, सलाकुरिया के दो होटल और कौन, तो इसका मतलब इन लोग को देना पड़ेगा ना, इसका मतलब इन लोग को अभी देना पड़ेगा ना डिक्लेरेशन 31 मार्च के पहले कि ये मेरा स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है। सपोज अगर उसका 3 रेस्टोरेंट है तो 3 रेस्टोरेंट के लिए अलग अलग डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ना। पर्सनल भी है। पर्सनल भी है। Premises from where the supplier has provided in the preceding, from where the supplier has provided in the preceding branches of local accommodation service having the value supply of any unit of accommodation above 7,500 और मतलब 7.5 लाख से ज्यादा का अगर मेरा लोकल accommodation का चार्जेस है ना, तो वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है। अगर पिछला साल में ऐसा कुछ किए बहुत भी है। आप स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस देखेंगे ना 12, 11 में 2017 में बहुत आउटडोर इसमें एक चार्ट है, आप वो खोलिए ना होटल वाला। दीदी एक चार्ट बना हुआ है, हम बनाए थे वो आयुष भैया को दिखाने के लिए, वो मेरा शेयर पॉइंट का पेज है होटल और रेस्टोरेंट का 15 से 20 दिन पहले, उसमें सारा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब स्पेसिफाइड प्रीमिसेस और होटल और रेस्टोरेंट को मतलब कैसे वो करना है, मतलब इसी पर्सपेक्टिव से बनाया। अद्य खोली ना तो शेयर पॉइंट मिल जाएगा। हाँ शेयर पॉइंट जाना चाहिए ना, उसका मतलब शेयर पॉइंट खोले ना। अरे इतना सा आदमी कमा टीम्स में जाइए, मेरा फोल्डर में जाइए। ठीक है अभी रहने दो, इसका प्रॉपर एक अलर्ट बनेगा, ठीक है? अलग से इसके अलग ही अलग बनेगा। ये बुक बनाएगा, सिद्धार्थ बनाएगा 5/2025 और जो जो अलर्ट बनेगा ना तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे कौन कौन चेक करेंगे। वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल। आगे बढ़ो। ये राष्ट्रीय ये है क्या, वो एक्सेल था, एक बार और लीजिए। नहीं बोले बाद में ये वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल भी होगी, चलो रीजन को फाइल क्या है, एक्सेल फाइल ये आईटीसी वर्किंग ये नहीं है, तब छोड़िए, नहीं हम है बनाओ। ठीक है, तुम देख लेना। हां, इसका पूरा अलर्ट बना के देखना, ठीक है, अच्छे से एनालाइज करके बनाना सारा, जो रेट वेट कहाँ पे क्या है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्या डिफरेंट डाल के नहीं बनाना, नहीं वो अच्छे समझ के बनाना है। उसके बाद पूरी मेन करने कोई अलग बात। तो आगे बढ़ो। 6/2025 उसमें GSTR 8 जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करना होता है, डिटेल्स ऑफ ऑफर सप्लाईज, उसका डेट एक्सटेंड किया है टिल 12 जनवरी 2025। 25 रेट है ना, अच्छा सॉरी 16 जनवरी।
इंश्योरेंस का है बोला, सर्विस ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड constituted under section 164B of the Motor Vehicle Act against contribution made by insurer out of the premium collected for third party insurance only exemptly कर दिया। यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस है। ये एक्चुअली 12/2017 में आया, मतलब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जो है सर्विसेज का उसमें चेंज आया है। तो उसमें जैसे ये जो अभी शादी पड़े 36A के बाद 36B एक नया एंट्री ऐड हुआ है इंश्योरेंस रिलेटेड जो एग्जेम्पशन आए हैं। उसके पहले एक 25 में सीरियल नंबर है जिसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो एग्जेम्पशन है उसको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इम्पैक्ट हमको समझना पड़ेगा क्या है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। और एजुकेशनल सर्विसेज में भी चेंज आए हैं। ये कौन बनाएगा? दिशा वॉलंटियर करो, कभी मैं बना लूंगी। तो कैसे सदर भी निकालने की दीदी हमको ये तो वही है बॉडी कवरेज शायद नहीं 7/2020 इसमें बेसिकली क्या किया तुम्हारा ये आरसीएम ये स्पॉन्सर सर्विस में आरसीएम में ये बॉडी का इसमें जो 7/25 जो है नोटिफिकेशन इसमें जो स्पॉन्सरशिप के बारे में बताया हुआ है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है सप्लायर ऑफ सर्विस है, पहले था तुम्हारा 80% था, उसमें बॉडी कॉर्पोरेट डाल दिया। मतलब इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट को स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेगा तो उसमें फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उसके लिए वो रिवर्स चार्ज कंटिन्यू हो। वही तो है, इसमें और भी कुछ चेंजेस था। रेगुलेटिंग ऑफ यूआर प्रॉपर्टी के कुछ है उसमें एंट्री 5A में क्या था, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर आरसीएम था। उसमें रेसिडेंट क्या था, एनी पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ था, उसमें कंपोजिशन कमर्शियल जो रेंट होता है वो रेंट के ऊपर रिवर्स चार्ज था, कोई एनी पर्सन अभी कंपोजिशन डिवाइड जो करता है उसको हटा दिया। कंपोजिशन education training last week is was translator is not letter you activation उसका क्या पोजीशन है? पॉइंटर वाइज हम लिख के रखते हैं जैसे एरो है ना, एरो नीचे नीचे
स्पेसिफाइड इकॉन का जो एक्टिवेशन का लेटर आया था उसके रेस्पेक्ट में जो सबसे पहला पॉइंट है कि उसमें जो डीन मेंशन है वो डीन इनकरेक्ट है। मानव लोग कर मानव नेक्स्ट जो इंटीमेशन दिया है उसमें लेटर का रेफरेंस दिया है 2022 का। इन लोगों को लेटर दिया होगा 2022 में। यस रोहित ऑलरेडी बोल रहा है सर। हाँ सर बोलना चाह सर वही पहला चीज वही था कि डीन जो था इनकरेक्ट था। दूसरा था सर कि इसमें जो इशू था ये बोला था कि आप ब्लॉक क्रेडिट मतलब का इनपुट क्लेम किए हैं शेड बनाने के लिए बस कॉन्ट्रैक्ट और फर्दर बस कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई नहीं दे रहे, इसलिए आपको ये करना है। तो हम मेरा ये बोला सर सेकंड पॉइंट था कि जो हम आईटीसी क्लेम किए हैं इन कोर्स एंड फर्दर ऑफ बिजनेस किए हैं तो मेरे को मिलना चाहिए। थर्ड था सर कि मेरा जो फर्दर सप्लाई है रेंटिंग का वो भी सर टैक्सेबल है, इसलिए मेरे को क्रेडिट मिलना है। ये मेरा फर्दर मेरा फर्दर सप्लाई जो है दैट इज टैक्सेबल। तो अगर हाँ अगर आप मेरा ये करेंगे तो मेरा कैस्केड इफेक्ट हो जाएगा सर। सेकेंड पॉइंट था मेरा कि जो इंटीमेशन है दैट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीडिंग जो 2022 में हुआ था। तो 2022 का जो हुआ था दैट इज क्वेश्चनेबल कि 2022 के बाद 2025 में आप फिर से मेरे को बोल रहे हैं कि आप इसका पेमेंट करिए। फिर वो जो प्रोसीडिंग था दैट इज रीजनेबली प्रिज्यूम्ड कि वो कंप्लीट हो चुका है। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड जो इंटीमेशन है उसमें कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन का रेफरेंस नहीं है कि वो अंडर कौन सा प्रोविजन में वो इंटीमेशन भेज रहा है, हमको बोल रहा है वो पेमेंट करो, कोई रेफरेंस नहीं है स्टैट्यूटरी प्रोविजन का। फोर्थ जो प्रोसीजर वो इंटीमेशन के थ्रू हमको भेज रहा है कि पेमेंट करो, डिफरेंट प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 61 में 65 सब में डिफरेंट प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है कि वो स्क्रूटनी करेगा या ऑडिट करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर वो बोलेगा रिकवरी प्रोसीडिंग्स करेगा। तो कोई प्रोसीजर वो फॉलो नहीं किया। फिफ्थ कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिया है कि हम लोग ने वो आईटीसी अवेल किया और यूटिलाइज भी किया है। वो सिर्फ बोला है ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स। और कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल रहा है कि हम उसका आईटीसी अवेल किया और यूटिलाइज भी किया, वो कुछ नहीं दिया है, ना ही कुछ बताया है। सिक्स जो इंटीमेशन है वो मैकेनिकली इशू हुआ है, उसमें हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप क्रेडिट पेमेंट करिए क्योंकि आपने वायलेशन किया अंडर सेक्शन 17(5). सी में किया है कि डी में किया है, किसका वायलेशन कुछ नहीं बताया। 7 ऑब्जर्वेशन जो है स्पेसिफिकली उसमें एडमिट किया है कि हम लोग जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसको उससे ये पता चल रहा है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ क्रेडिट लेके रखा। तो सेक्शन 74 तो इन्वोक ही नहीं हो सकता है, सप्रेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। दो चीज है, एक तो हम लोग का डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ प्लस हम लोगों का ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टेटमेंट लिया था, तो हम लोग को खुद ही बताएं उसको तो सप्रेशन का है, तो सेक्शन 74 तो लग ही नहीं सकता। 8 अगर हम माने भी कि कैप्चर इंटीमेशन जो आप भेजे हैं वो करेक्ट है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ सर्विस जो हम सप्लायर से लिए हैं और हम जो आउटपुट सर्विस दे रहे हैं, तो 17(5)(c) एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन के लिए हम जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हैं उस बिल्डिंग को हम यूज कर रहे हैं फॉर सप्लाइंग रेंटिंग सर्विसेज जो कि टैक्सेबल सप्लाई है। उसके बाद और 17(5)(d) भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो हम अपना ओन अकाउंट हम वो सर्विसेज नहीं ले रहे, हम तो रेंटिंग के लिए ले रहे हैं जो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। 9 आप जो मेरे को बोल रहे हैं कैप्शन इंटीमेशन के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए, कोई बेसिस मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इंटीमेशन आप क्यों भेजे हैं। तो सेक्शन 160(2) मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो रिक्वेस्ट को कंप्लाई करने के लिए। आप अपना और लास्ट नंबर 10 आप अपना कम्युनिकेशन को विड्रॉ करिए और कोई प्रोसीडिंग्स और कोई भी फर्दर प्रोसेस को ड्रॉप कर। और लास्ट में खाली कंक्लूडिंग पैराग्राफ रहता है कि हम लोग जो आपसे मांग रहे हैं वो क्लैरिफिकेशन आप दीजिए इस प्रोसीडिंग्स पे आगे बढ़ने से पहले।
हाँ 10 का 10 लोग कर लिया Yes. बोर्ड को पीछे से आधा आधा डिवाइड वही कर इमेजिनरी आधा आधा डिवाइड पीछे से ऐसे राइट साइड में 103 जन के सारा पॉइंट को पटा छोटा छोटा एक ही फील्ड में 10 को पॉइंट डाल और कोई एक ही पॉइंट डायरेक्टली वाली है मतलब ये सब मेरे ख्याल से भाई खोलेंगे बहुत ज्यादा जो अपने रिप्लाई बनाए हैं उसमें हम डाले कि मतलब हम अपना जो बनाए कि जो ये जो फर्स्ट लेटर जो है वो है इसका और बाकी मेरिट में सबमिशन है कि 16(1) में बोला जाता है कि कौन बोल रहा है चलो ये कर रहे हैं Section 16 provides the every registered person shall be entitled to take ITC of supply of goods and services used or intended to be used in the course of section. Section 16 provides conditions for availment of ITC. All the conditions prescribed in the section are duly satisfied by the notice. The notice are given to down on rent और उसके लिए फैक्ट्री प्रीमाइसेस में जो शेड कंस्ट्रक्शन का काम कराया है तो ये जो इनपुट सर्विस है वो यूज हुआ है फॉर प्रोवाइडिंग देयर फर्दर रेंटिंग सर्विसेज ओनली तो ये इनपुट सर्विस है एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ और उसका आईसीसी इसको मिलना चाहिए और assessee denies and disputes the objections made in the notice and the submission they are not responsible. तुम क्या लिखा बता दो कि सबसे पहले पॉइंट सेक्शन 1 का Denies and disputes the obligation. Due to the submission, they are not married to और अभी 2025 में आए तो वी आर श्योर कि प्रोसीडिंग्स है वो कंटिन्यू हो entitled to ITC at the provision of section. Section 16 on the page. Third point, section 2 conditions specified to exclude 1% ITC letter. Budget supply of granting mechanical import है उसमें 160 observation statement made section 160/2 लिखा are paid on this point. Denied and payment in view of the above circumstances. They are not liable. काउंट करके 2 मिनट तक थोड़ी लगेगा कुछ
नंबरिंग करके बताओ कितना हो रहा है शिफ्ट मेरे साथ सात तक मुझे आप तो साथ ही शेयर बोले सात है असाइनमेंट साथ लिखा कि नहीं लिखा तो ये लागू Second point in the ITC claim in the second point ITC claim in the person हाँ वही मतलब वही फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करे तो आईटीसी का नहीं होगा the person person is ITC claim person how they further supply the taxable supply हाँ रेंटिंग वाला ना चौथा है cascading ये जो राइटर पार्ट है ये कहाँ पर अच्छा इन फ्यूचर जो रियलिटी खुला है वो अगर टीम्स में डिक्टेट करते हैं तो हुआ क्या कितना हुआ 7 बोलो एक नंबर First is proceedings have been able to be concluded. हाँ Second point is RTP generated to ITC Act 61. Third point is 62 provides for conditions. Fourth point is the RTP has fulfilled the condition. Next point. Fifth, हाँ the input services used have been used for taxable certificates. Sixth point is that observations made in the office are disputed. And seventh point is in view of the above submissions, they are not that. वो तीन चार अलग अलग पॉइंट हुआ कि एक ही पॉइंट है ना कि ये प्रोविजन है वो हम सेटिस्फाई क्या हुआ मानव लोग का सर यहाँ पे रोहित ने जो पॉइंट्स हम लोगों को बताए उसमें से पहला था कि डेन इनकरेक्ट था दूसरा बोले कि वो कि 2022 में ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स जो कीर्ति का उसका कॉमन है उसको मतलब बोलता है उसको अच्छा पहला वाला डेन इनकरेक्ट है कॉमन नहीं है अच्छा कॉमन 2022 में ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स हो गया था तो उसको डेन कंक्लूजन मान रहे फिर तीसरा पॉइंट है इंटीमेशन विदाउट एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन का रेफरेंस दिए हुए कि कौन सा सेक्शन में क्या किया चौथा है प्रॉपर प्रोसीजर नॉट फॉलोड कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन में इनिशिएट होगा सेक्शन 160 61 65 पांचवा है कि नो आरयूडीज वर प्रोवाइडेड छठा है इंटीमेशन जो दिया था उसमें सेक्शन 17(5) खाली बोला था कौन सा सब सेक्शन में वो बोला नहीं था
फिर 7th है नो सप्रेशन 74 कैन नॉट बी इन्वोक्ड। 8th है आपका 17(5)(c) एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि फर्दर हम लोग टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। क्या 17(5)(c) एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि हम लोग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई पे वो वाला हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग आईटीसी डिनाई नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर 9th है सेक्शन 162 को लेके कि वो रिस्ट्रिक्ट करके फिर 9th है सेक्शन 162 पूरे की मतलब ठीक है। फिर लास्ट में था कि प्रोसीडिंग ड्रॉप होना चाहिए और फर्दर कोई करने से पहले क्लैरिफिकेशन। 10 पॉइंट लिखा और 7 की या 7 में से 3 पे कर दो 4 5 ये कॉमन और 4 पॉइंट थे शायद देखा। पहला था कि डीन इनकरेक्ट है, दूसरा आईटीसी डिजाइन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फर्दर ऑफ बिजनेस में सप्लाई कर रहे हैं। कोई के साथ ये जो ऑल कॉमन है तो एसी तो एसी नहीं है। अच्छा वो सॉरी रोहित के साथ कॉमन है ना बाहर। हाँ। ठीक है फिर था कि आईटीसी डिजाइन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फर्दर ऑफ बिजनेस में सप्लाई कर रहे हैं। ऑल कॉमन हो गया ना क्योंकि ये नहीं लिखा ना फिर थर्ड पॉइंट है फर्दर सप्लाई जो है वो टैक्सेबल है। ठीक है, ये तो ऑल कॉमन कर रही है। ऑल रोहित का मतलब क्या है हाँ सर ये 8 पॉइंट है वो। फिर था कि 8 वाला तो 3 का बोला फर्दर सप्लाई में सप्लाई कर रहे हैं सेक्शन इसका मतलब 3 की कभी भी आप 75 नहीं हां फर्दर 17(5)(c) तो बोलेगी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलेगी 17(5)(c) नॉट एप्लीकेबल क्योंकि फर्दर सप्लाई पेंडिंग। हां हम ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 17(5)(c) में आईटीसी ब्लॉक नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है फॉर विच फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हम ले रहे हैं दैट इज एसेंशियल फॉर सप्लाइंग ऑफ सर्विसेज ऑफ रेंट, उसमें ब्लॉक नहीं ये ठीक है। 17(5)(c) का स्पेसिफाई नहीं करते तो बोलते फर्दर सप्लाई ये है। सर फोर्थ पॉइंट है रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट। उसको उसमें उसको भी ऑफ कर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट। जो 3 और 4 दोनों मेरिट पे हो गया है मेरा क्रेडिट क्यों वाला होगा तो दोनों के ऐसे देखो इधर ऐसे दोनों का एक साथ 3 और 4 ये वाला अरे 3 और 4 जो लिखा हुआ उसके अंदर से एक लाइन डालो ऊपर से 3 और 4 के अंदर से लाइन करो चलो कोई बात नहीं ऐसे सर थोड़े ना दिन से काम कर रहा है समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या लिखना है कैसे प्रेजेंट करना है। अच्छा पॉइंट ये तो यहाँ पे लिखा लिखा था 17(5)(c) और डी में से कौन सा आप बोले लिखा था सी और डी वो लिखा 6 में लिखा है वो ये जो इंटीमेशन किया है वो 17(5) वाले मेंशन किया विदाउट मेंशनिंग कौन सा स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा क्लॉज होगा तो स्पेसिफिक प्रोविजन लिखा है वो स्पेसिफिक क्लॉज होगा ना। बचपन में हम लोग है ना एग्जिट से ये गलती क्यों कुछ होता है कि दूसरा व्यक्ति हो सकता है पूरा करता हो सकता है सही लगता अभी ठीक हो गया अगली कर रहा दूसरा अब और इस पे क्या है इसमें नहीं और हम क्या ARIS क्या बोलो क्या बनाएंगे क्या तैयारी सोचो ऐसा बोलो कि PRI पढ़ी कि नहीं पढ़ी
ये जो मेरिट्स वाला चीज जो हुई ना रोहित भैया कि 17(5) से एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें रेंटिंग का फॉर सप्लाई रेंटिंग है मेरा जिस पे टैक्स लगता है और 17(5) C में है या D में है ये नहीं देगा। सर मेरा हर एक 3.8 एंड 3 हो गया, देन मेरा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं लिखा है इंटीग्रेशन का कि क्यू प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होना चाहिए। जो एलिगेशन लगा रहे हैं वायलेशन ऑफ 75 CNT वो भी स्पेसिफिक नहीं है तो मेरे लिए मेरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि मेरा फर्दर सप्लाई पेमेंट टैक्स इसीलिए मेरा इसमें जैसे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है और कोई सेक्शन को मतलब इस सेक्शन के अंदर में मतलब जैसे 17(5) में प्रॉपर क्लॉज स्पेसिफाई नहीं किया है प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू कर दिया तो मेरे हिसाब से कहाँ लिखा हुआ देखिए कॉपी लिखा कॉपी में लिखा है कि वर्ड फाइल बनाया क्या है? हाँ? अरे नहीं सुनाई कॉपी में लिखा है क्या? फिर अभी सोच के बता रहा हूँ। अभी सोचने के लिए नहीं किया पढ़ा था लिखा नहीं अच्छा पढ़ा ही क्या सोच के नहीं पढ़ा देखा था कि नहीं देखा था इंस्ट्रक्शन थे विषय देखी थी क्या देखी क्या ऐसे ही काम बहुत बिजी है अभी नोटिफिकेशन क्या लगा चल अच्छी तो वैसे ही बातें तो समझ क्या लगा बड़ी बस में जाते हो फिर पढ़ के क्या बस में टाइम पास करना तो पढ़ क्या बंसी का ऐसे करती है पढ़ के थोड़ा से इस बेसिस पे ऐसे क्या है लेटर में तो लेटर आया बस क्या सब शेयर करो स्क्रीन शेयर स्क्रीन में ना जहाँ पे आप एचडी जो हम लोग का ITC है वो बहुत फर्दर है सब बिजनेस रेंटिंग हम लोग को खाली नोटिस देख के समझ में आ रहा है कि ये सप्लाई हुआ है लेकिन जो सैटरडे को है उसको क्लियर आइडिया होगा ट्रांजैक्शन का कि क्या क्या हुआ है कर रहे हैं मतलब मेरिट पे बोल रहे हैं कि हम जब ऑलरेडी एडमिट कर चुके हैं कि हम गलत है फिर बाद में जनरल भी दे रहे हैं बहुत बढ़ता है
to apply. जो चाहते हैं तो आइडिया होती तभी वो बोला है कि मेरा आइडिया ये गलत है तो नेक्स्ट क्या हो कंफ्यूजन क्या हो क्या तो ऐसा नहीं है अगर केस जैसे प्रोसीडिंग हम बोल सकते हैं कि मेरा गलत तरीका से हुआ है ठीक है लेकिन मेरी केस पे ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं जीत पाए नहीं जीत पाए प्रूफ नहीं कर पाए देखिए ये क्या होगा क्या लेटर में बोलो करता लेटर का फर्स्ट पैरा में क्या है भाई लेटर का फर्स्ट पैरा में है कि हम लोग एक लेटर इशू किए थे 2022 माना वाइट बोर्ड में वापस जाके वहां पे क्या क्या है लेफ्ट साइड में एक साथ का लिखा हुआ ना उसके नीचे पे लिख दो उसके नीचे लाइन डाउन उसके बाद रेफरेंस टू लेटर रेफरेंस टू कॉरेस्पॉन्डेंसेस और 2022 रेफरेंस टू 2022 रेफरेंस वाली है लिखा जा सकता है availed and utilized ITC availed and utilized ITC from the supplier of works contract service. available utilized ITC of Third 17.5C 17.5D को कोड किया है C/D करके क्रॉस कर उसके बाद आउटपुट सर्विस रेंटिंग फ्रॉम GSTR 1 that's like a rent in bracket GST account therefore ineligible. उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ CA STMT of CA STMT of CA to section 17.4 as a pressure as the के suppression request to pay request to pay पढ़ी थी क्या पढ़ी सोचिए क्या उसको ये रेट है क्या हाँ बताना ही लिटिगेशन कहाँ से स्टार्ट scrutiny audit or Hmm? investigation. ऑडिट इन्वेस्टिगेशन स्क्रूटनी कौन सा सेक्शन का ऑडिट कौन सा सेक्शन इन्वेस्टिगेशन कौन सा सेक्शन 61 61 65 65 67 67 क्या होता है तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ क्रियावली एरिया वाली
हाँ लेटर में कहीं नहीं लिखा लेटर में कहीं नहीं लिखा। 67 होना चाहिए। हाँ 67 होना चाहिए। लेटर में क्या लिखा? GSTR 1 बोला कि हम आपका चेक किया है, हाँ। स्कूट नहीं हो सकता है। हाँ क्या क्या लिखा लेटर में? लेटर में कुछ लिखा हो? सेक्शन नहीं लिखा। सेक्शन नहीं लिखा हो, क्या लिखा है लेटर में? लेटर में लिखा कि जो आप GSTR 1 ये तो यहाँ पे रेफरेंस टू 2022 क्या है? 2022 का क्या रेफरेंस? कि रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग मांगे थे आप सबमिट किए थे ऐसा। हाँ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे आप सबमिट सबमिट किए, तो है ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्विजिशन सबमिटेड, फिर उसका वेरीफाइड, और फिर बोला GSTR 1 के साथ हम मिलाएं उसको। यही तो किया, क्या कुछ किया है? तो ये जो डॉक्यूमेंट्स को मांगा और हम सबमिट किया और फिर उसको वेरीफाई किया और GSTR 1 से मिलाया, ये किस में आ सकता है? इन्वेस्टिगेशन में ऐसे इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? तीनों में ही आ सकता है। मांगेगा हम देंगे, वेरीफाई करेगा तो तीनों में ही करेंगे। तीनों में ही करेगा। चलो ठीक है, तीनों में ही करेगा। अगर तीनों में कर सकता है तो फिर शुड ही स्पेसिफाई कि मेरे को किस में कर रहे हैं, करना चाहिए ना। क्या किया? लेटर्स में किया कि नहीं वो हमको पता नहीं। हाँ पहले का लेटेस्ट में किया कि नहीं वो पता नहीं, करेगा। ये जो है पहला पार्ट, फर्स्ट पॉइंट कि भी वो क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है, क्या प्रोसीजर फॉलो नहीं फॉलो कर रहा है। हमको ये तो बोलना ही पड़ेगा ना कि भैया तुम विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर कर। अब अगर वो वेग रख रहा है तो हम भी तो अपना लेटर वेग रख सकते हैं। हम बोल सकते नहीं, यू हैव नॉट फॉलोड, क्या प्रोसीजर फॉलो किया नहीं किया, क्या फिर वो बोलना चाहिए। नहीं, क्यों? वो तो सीधा हमको पेमेंट के लिए बोल रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो हम क्यों बताएंगे? करेक्ट, हमको बताने की जरूरत नहीं है, वो बोल रहा है सीधा पेमेंट करने के लिए। तो हमको क्यों बोल रहा है, उसको सीधा ये बोलना है ना कि मेरे को पेमेंट नहीं करना है। व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट करेक्ट, हमको नहीं पेमेंट करना है। फिर मेरे को इतना कुछ बोलने का जरूरत है क्या कि क्या प्रोविजन है, क्या ये प्रोसीजर है, उसमें मेरा मेरिट में बनता है कि नहीं बनता है? जरूरत है क्या? मेरे को कोई जरूरत नहीं इतना एक्सप्लेन करने। अगर नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा नेक्स्ट? RC01 जो है दैट इज प्रीसीडिंग सोकस, उसके पहले एक इंटीमेशन। अल्टीमेटली प्रोसीडिंग क्या है? प्रोसीडिंग तो सोकस नोटिस चाहिए ना। सोकस नोटिस करने से पहले तुमको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है थ्रू इंटीमेशन, तो उसको एक बार छोड़ देते हैं ना, तो सोकस नोटिस करेगा। उसके बाद क्या होगा? तो एडजुडिकेशन होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? अपील में जाएंगे, फिर ट्रिब्यूनल जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो केस का फाउंडेशन क्या होता है? सोकस नोटिस इशू होने के बाद में, सोकस नोटिस अगर करेगा 50 लाख रुपए का, तो यहाँ पे वो बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता है ना। सोकस नोटिस पे जो ग्राउंड लिया, आगे में और कोई नया ग्राउंड ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो इसका मतलब सोकस नोटिस जैसे ही हो गया तो उसका दायरा बन गया ना। अगर तुम किसी दुकानदार के पास जाओ और बोलो इसका क्या प्राइस है, मान लो एक शर्ट पसंद की है या ड्रेस पसंद की, क्या प्राइस? वो बोला 5,000 रुपये। तो उसके बाद तुम जब उससे निगोशिएट करोगे तो वो 5,000 का 7,000 मांग सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब क्या, वंस ही ऑफर्स हिज प्राइस, तो वो तो बंद गया ना, वो अपर लिमिट हो गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद तो हमको फर्दर कुछ, अब तो मेरे को जो भी बार्गेन करके उसको नीचे ही लाना है। अगर ऐसा होता है कि तुम दुकानदार से प्राइस पूछे बगैर बोलो कि भैया ये 7,000 में दोगे क्या, होता है क्या? नहीं, क्यों नहीं होता? जाके बोलो देखो एक पसंद आया, बोलो भैया 4,000 में दे दोगे क्या, मेरे पास 4,000 में बजट है, बोलते ऐसे? क्यों नहीं बोलते? उसका प्राइस लिख कर ताकि उसके नीचे नेगोशिएट
तो अभी ग्रेजुएट हो गई नहीं हुई, उसको भी पता है। पहले सामने वाले से पूछा जाता है ना, क्या सामने वाले से पहले पूछेंगे उसके बाद हम अपना बात करेंगे ना। तो पहले अपना कार्ड खोलते हैं कि सामने वाले का कार्ड? सामने वाले का कार्ड खुलवाते हैं ना, समझ में आ रहा है? तो पहले से लेट हिम ओपन हिज कार्ड्स की वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका क्या इश्यू है, हम पहले से जाके क्यों पंचायती करें? बंगाली समझता है सब। बंगाली में बोलता है ठाकुर घरे के रे आमी कोला खाई नहीं, क्या मतलब होता है? हाँ क्या मतलब? सवाल पूछा कि ठाकुर घर में कौन है, इसके बाद मैं अकेला खाया नहीं। क्या मतलब? मतलब कि सवाल पूछ रहा है, जवाब पूछ रहा कौन बोल रहा है ये? ठाकुर घरे के रे आमी कोला खाई बोल रहा है कौन? ठाकुर घरे के रे सामने वाला पूछ रहा है। सामने वाला मैंने कौन? हमारे सामने में जो बिल्डिंग में रहता है वो? यहाँ पे डिपार्टमेंट पूछ रहे हैं। हाँ? यहाँ पे डिपार्टमेंट ठाकुर घरे के रे आमी कोला खाई नहीं, डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है। नहीं, यहाँ पे मतलब डिपार्टमेंट क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे को। वंशिका सोई हुई रात में। कहाँ सोती? बेडरूम में। और बगल में पूजा घर से खटखट आवाज आ रहा, रात में 1 बजे इसका नींद खुला, देखिए खटखट आवाज आ रहा, क्या कुछ हो रहा है, क्या करें? डर जाएगी और 74 और किसको जाएगी? हाँ? तो सुना कि नहीं, पीपूरे सुरे सुना है क्या? पीपूरे सुरे। तो वो आलसी था, तो आलसी आलसी मतलब एकदम लेजी, वो लेजी। तो दोनों दोस्त मतलब सो रहा था रात में। अब रात में अचानक एक जन को फील हुआ कि अरे कुछ आग वाग लग रहा है, कुछ बहुत गर्म लग रहा है, एकदम पीठ वीठ चल रहा है। तो वो बोल रहा पीपूरे। पीपूरे माने वो इतना आलसी है कि पूरा वर्ड भी नहीं बोलना चाह रहा है, वो बोलता पीठ पूछे रे बोला पीठ पूछे रे, मतलब पीपूरे, समझ में? मैंने आग लग गया होगा, उतना जलन हो रहा है, तो खोल के उठ के देख नहीं रहा क्या है, कहाँ किधर क्या हुआ, उस वजह से बोल रहा पीपूरे मैंने पीठ पूछे रे। दूसरा जो है उसका वो क्या बोला घुसूरे। घुसूरे माने घूरे सुई मतलब उधर का पीठ चल रहा है इधर घूम जाओ। वो भी ये नहीं सोच रहा है कि क्यों पीठ फूट रहा है, क्या हो रहा है, क्यों चल रहा है, समझ में? इतना आलसी है दोनों जन, उठ के भी नहीं देखना चाह रहा है और ऊपर से बोलने का भी ये नहीं है पीठ फूट के, मतलब पीठ चल रहा है मतलब कुछ हो रहा है, थोड़ा घूम के सो जाओ, समझ में? तो वैसे ही क्या है कि मुंशी का सोई उधर खटर खटर रहा था, देखते हो ठाकुर घर बोले, बंगाली में ठाकुर घर बोलते हैं पूजा करते। तो बोले ठाकुर कोई सोई है, कुछ खटर खटर आ रहा है, तो उठ के जाके डायरेक्टली देखने के बजाय पूछ रहा, आवाज देगी कि ठाकुर घर के रे। मान लो वंशिका की मम्मी अगर होगी तो क्या सोचेगी, हो सकता है वंशिका होगी या इसका भाई होगा या कोई होगा, कौन है भाई, पूछ लो। बोला ठाकुर घर के रे, तो ठाकुर घर में कौन था? आवाज आ रहा उधर से कि आमी कोला खाई नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? चोर घुसा हुआ था, वो चोर घुस के केला खा रहा था, या मान लो कोई भी अनवांटेड कोई और घुस के वो केला खा रहा रात में, तो वो बोला आमी कोला खाई नहीं, बोले मैं नहीं खा रहा हूँ केला, मैं केला नहीं खाया हूँ, इसका क्या मतलब? तो वो अपना पूरी एक्सेप्ट कर रहा है सर। वो खुद ही अपना पोल खोल दिया ना, उसके मन में चोर था, वो केला खा रहा था, तो वो तो पूछी नहीं, उसको तो मालूम ही नहीं, खाली बोलते था हाँ मैं हूँ या मैं ये ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्या पूछेगी कि क्या लेने गया, बोला हाँ दूध लेने आए या ये देखने आए या कुछ, तो लेकिन खुद ही बोल दिया छोड़ा आमिष वाला खाई नहीं, केला खाया और उसको डिस्क्लोज कर दिया। समझ में आ रहा है? तो मेरे को ज्यादा डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं खुद से, वो क्या चाह रहा है, वो खाली एक लेटर लिखा, उसको ये भी नहीं मालूम ये वो 61 में क्या 65 में क्या 67 में क्या नहीं मालूम, दिमाग ही नहीं लगा रहा, और सीधा एक लेटर लिख दिया और बोल रहा है कि पेमेंट कर दो। अब हम क्या कर रहे हैं, जाके उसको बोल रहे हैं नहीं सर इस सेक्शन में ये है, उस सेक्शन में ये है, इसमें ऐसा होना चाहिए, मेरा ये सर्विस है, मेरा वो सर्विस है, क्यों बोलना मेरे को सब चाहते? अगर हम नहीं कुछ बोलेंगे या बोलेंगे वट एवर इट मे, अल्टीमेटली इट विल लीड टू अ शोकॉज नोटिस।
तो शोकॉज नोटिस के पहले अभी तक तो वो अपना कार्ड खोला नहीं है, तो यानी कि उसके पास स्कोप है कार्ड खोलने का। शोकॉज नोटिस इज द फाउंडेशन ऑफ ए केस। कोई केस बिगनिंग वहां से स्टार्ट होता है, बिगनिंग होता है, तो वहां पे वो उसका अपना ऑफर आ रहा है, तो उसका ऑफर पहले आने दो ना, वो क्या बोल रहा है, कौन सा सेक्शन, कौन सा रूल, क्या प्रोविजन, क्या फैक्ट्स, वो सब उसको बोलना पड़ेगा। अब जैसा सामने वाले का वो होगा, तुम लोग देखे हो ना, मान लो कोई वो करते हैं, क्या बोलते हैं, मैरी कॉम क्या करते हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जो भी, हमें क्या होता है, क्या सिखाता है उसका ट्रेनर, उसका दांव देखो ना। हाँ, वो जो कौन सा चक दे इंडिया में क्या सिखाता है, सामने वाला किधर से कैसे अटैक करेगा, क्या करेगा, उसके हिसाब से तुमको डिफेंस बनाना पड़ेगा ना। तो तुमको देखना, तुम पहले उसको बनाने दो ना, उसको अपना पैतरा लेने दो, वो क्या पोजीशन लेता है, कैसे ही करता है, उसके बाद तुम अपने डिफेंस बनाओ। जबरदस्ती क्यों नहीं करना, बेसिक आइडिया। सबसे पहले उसको लेटर को अच्छा से पढ़ो, लेटर में क्या है, क्या लिखा है, कहाँ से लिखा है, क्या बोलना चाह रहा है, उसमें कहाँ क्या डेफिशिएंसी। तो वो उसके पास में जितना हथियार है उससे ज्यादा मेरे को क्यों अप्लाई करते हैं। रशिया के पास हथियार का अभी भी कमी नहीं, यूक्रेन जो जैसे जैसे तेरा उसको खाली जितना जरूरत है उतना ही उसको डिफेंड करने के उतना ही तो यूज कर रहा है। अभी न्यूक्लियर हुआ तो शुरू नहीं हुआ ना, हो तो सकता ही है कि नहीं उसके पास न्यूक्लियर है, लेकिन ये बैठा हुआ सकते यार, खाली धमकी देते रहता है, यूएस वाला ज्यादा करेगा, यूरोप वाला ज्यादा करेगा, तो हम न्यूक्लियर वॉर शुरू करें। जितना हथियार रशिया के पास में है शायद ही किसी के पास है। तो अपने को अपना सारा औजार तुरंत नहीं निकालना, सारा यूज नहीं निकालना, समझ में आ रहा है। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि जो नोटिस आया है, जो भी वो लिखा है, वो नोटिस भी नहीं है एक्चुअली। नोटिस देखोगे, नोटिस का कोई डेफिनेशन हो गया, या नोटिस का लॉ जजमेंट कोर्ट्स क्या बोलता है कि व्हाट इज अ नोटिस, वो नोटिस भी नहीं है, क्योंकि एक लेटर है। हमको उसको उतना सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है, बट सीरियसली लेने का जरूरत है कि नहीं, ये बताओ तुम। रिप्लाई तो भेजना ही है, लिटिगेशन में तो जाना ही हो जाएगा लिटिगेशन। वो अगर लिखा है, सरकारी ऑफिसर है ना, कवच है उसके पास, तो वो क्या करेगा अगर हम रिप्लाई नहीं देंगे उसका, तो या जो भी हम देंगे क्या करेगा, वो अल्टीमेटली शोकॉज करेगा। और शोकॉज करने से मेरे को क्या तकलीफ है, कुछ नहीं है। शोकॉज करेगा तो अगर हम रिप्लाई नहीं देंगे तो वो जो लेटर इश्यू है उसी के बेसिस में शोकॉज कर देगा। शोकॉज करने का, शोकॉज करने का मतलब डिमांड खड़ा हो गया ना। अब हम उसको लड़े, मित्तल जी कितना पैसा लेंगे, कोई भी लॉयर कितना पैसा लेगा, सीनियर लॉयर के पास जाओ तो वो बोलेगा इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, कितना कॉस्ट है उसका, और टाइम कितना लगेगा। कंपनी का पर्सपेक्टिव से जो डीसी है, जो टैक्स पेयर, उसके पर्सपेक्टिव से कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना एनर्जी जाएगा, और क्या हो सकता है। हम लोग को ऑडिट किया है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी, बैलेंस शीट में कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। उसका ऑडिटर बोलेगा कि आपका ये केस आया हुआ है, इतना बड़ा का डिमांड है, तो इसका कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर। विजन तो नहीं करना है, करना है, चांस होगा तो प्रोविजन बनाना है सर, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि प्रोविजन नहीं भी करना तो कंटीजेंट लायबिलिटी का तो नोट देगा, जैसे देगा कंटीजेंट लायबिलिटी कितना बड़ा डिमांड आया हुआ है, उसका इतना इंटरेस्ट, इतना पेनल्टी, तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टर्स लोग का ध्यान जाता है ना वहाँ पे, शेयर होल्डर्स का। बैंकर बोलेगा, पहले तो रेटिंग एजेंसी वाला उसका रेटिंग डाउन कर देगा, और रेटिंग डाउन होते ही बैंकर क्या करेगा, उसका कॉस्ट बढ़ा देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, आधा परसेंट, 1%, 2%, फर्दर लोन नहीं देना चाहेगा। समझ में आ रहा है कितना बड़ा इम्पैक्ट। तो इसलिए शोकॉज नोटिस बहुत खतरनाक है, डिपार्टमेंट के पास कवच है। मेरे लिए सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है टैक्स पेयर के लिए। तो इसीलिए मेरे को वो भी ध्यान रखना है कि शोकॉज नोटिस इश्यू नहीं हो, या हो भी तो तुरंत उसको कैसे अटैक करेंगे। तो अगर हम शोकॉज नोटिस इश्यू होता है तो मेरे को उसको, उसका डिफेंस तो तैयार करना पड़ेगा। तो कितना स्ट्रांग होगा, मान लो शोकॉज नोटिस में मतलब यानी कि सामने वाला जितना हथियार अप्लाई करेगा उतना ही तो मेरे को भी काउंटर करना पड़ेगा। तो अभी जो लेटर है उस लेटर में कितना हथियार है, कौन सा हथियार यूज किया, डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया हम वो बेसिस लेना है। सबसे पहला तो वो लिखा है कि सप्रेशन है आपका,
क्योंकि वो 2017-18 का केस होगा, 2022 में वेरीफाई किया था, 25 में आके कर रहा है, तो 73 में जो टाइम लिमिट था वो पार हो चुका है। तो अब उसको लेकिन फोकस करना है, वो प्री कंसीव्ड है, मैंने बायस्ड है कि मेरे को तो डिमांड करना है, तो इसलिए उसको मालूम है कि 73 का तो टाइम लिमिट पार हो गया, 73 74 इस लेटर में उसका कोई काम नहीं है, वो एक्चुअली शोकॉज नोटिस के लिए है। 73 74 में क्या है, वो तो शोकॉज नोटिस है। तो यहाँ जो लेटर लिख रहा है उसमें कहाँ 73 74 आता है, रिलेवेंट ही नहीं है, समझ में आ रहा है? तो मेरे को उसको क्यों लिखने जाना है कि 73 एप्लीकेबल है कि नहीं, 74 एप्लीकेबल है, कुछ नहीं लिखना, कोई बोलने का जरूरत नहीं। लेकिन मैं क्या करूंगा कि जब वो लगाएगा तब मैं बोलूंगा कि 74 एप्लीकेबल नहीं होता, उसका क्या ग्राउंड लेंगे, वो ग्राउंड हम अभी से डाल दें। क्या करेंगे हम 73 74 को बात नहीं करेंगे, केवल हम उसको ऐसा इस तरह से लेटर बनाएंगे कि जिसमें 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन कुछ ऐसा लिखेंगे कि वो अल्टीमेटली उसी को हम बड़ा करेंगे बात कि भैया ये सेपरेशन का केस ही नहीं। तो इसलिए वो जो लिखा है, मैंने ये वेरीफाई किया था और ये वेरीफाई किया था, तो मैं उसी को रिइटरेट करूंगा कि भैया तुम ये मेरे को ये लेटर मिला जहाँ पे तुम बोले हो कि इसके और इसके बेसिस पे तुमने ये निकाला है, तुमको लग रहा है कि ये शॉर्ट पेमेंट है बिकॉज ऑफ सो एंड सो, वो जो लिखा है उसी को हम अपना लेटर में लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब भी कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट बोलता है कि अच्छा वो क्या बोला था, अच्छा आप क्या बोले थे, तो हम बोलेंगे देखो हम उसको कंटिन्यूअस शुरू से बोल रहे हैं और वो उस पर ध्यान ही नहीं दे, समझ में आए? तो कोर्ट को तुरंत समझ में आएगा ये तो 74 का केस नहीं है, ठीक बोल रहा है, तो कंटिन्यू बोल रहा है, इसके ऊपर उसका कोई कमेंट ही नहीं है क्या। अब वो बोला कि सीए उसका बोल दिया जाके, टैक्स कलेक्शन कैसे होता है, कौन टैक्स कलेक्ट करता है, किससे करता है, क्या अथॉरिटी है उसके पास टैक्स कलेक्ट करने का, बताओ तो 3 क्वेश्चन। टैक्स कलेक्ट कौन करता है, किससे करता है और क्या अथॉरिटी है? टैक्स कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। उन लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन में पावर रहता है कि लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन टैक्स पे से करता है, टैक्स पे से तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है, यानी कि अथॉरिटी उसका जो टैक्स ऑफिसर है, उसका जो प्रॉपर ऑफिसर, वो लोग के पास पावर दिया हुआ है और वो टैक्स पे से टैक्स पे करता है। क्या अथॉरिटी है उसका, कि स्टैट्यूट में उसको दिया हुआ, तो स्टैट्यूट में क्या दिया हुआ, टैक्स कब लगता है, किसको लगता है, करेक्ट, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन, कि क्या चीज पे टैक्स लगेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सप्लाई अगर नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा, सप्लाई है तो लगेगा। अब सप्लाई है तो सबको टैक्स देना है, क्यों, थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन है, 20 लाख तक का अगर है तो कोई नहीं देना है, वॉलंटरी चाहो तो रजिस्ट्रेशन ले लो, रजिस्ट्रेशन ले लिया तो देना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा एग्जेम्पशन है कि नहीं है, टैक्स रेट नील है कि नहीं है, फिर देखना पड़ेगा वैल्यू क्या है, समझ में आ रहा है? फिर वो सामने वाला कैसे कलेक्ट करेगा, अगर उसको ऑफिसर को मांगना है कि नहीं तुमने दिया नहीं है मेरे को चाहिए, तो उसके लिए क्या है, कौन लायबल है पेमेंट करने के लिए। स्टैट्यूट में पूरा डिटेल प्रोसीजर है ना, ये जो हम लोग बात की 61 है, 65 है, 67 दोनों में से कोई, तीनों में से कोई एक प्रोसीजर तुम स्टार्ट करो, इनिशिएट करो अगर तुमको लग रहा है तो स्क्रूटनी तो नॉर्मल कोर्स में ही होता है, ऑडिट भी नॉर्मल कोर्स में होता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन अदर कंडीशंस। इन्वेस्टिगेशन होता है, उसका भी क्राइटेरिया है कि किस सिचुएशन में हो सकता है, अब जिस सिचुएशन में वो होगा अल्टीमेटली जहां से भी स्टार्ट करोगे अल्टीमेटली व्हाट ही हैज टू डू, सब्जेक्ट को इंटीमेशन वगैरह देगा निकाल के, हम एडमिट करें तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा, उसको कॉज नोटिस करेगा, तो सो कॉज नोटिस करेगा सेक्शन 73 74 में करेगा, तो मतलब ही इज बाउंड बाय 73 एंड 74 ना, तो सेक्शन 73 में है कि 74 में ये सब कुछ उसको डिसाइड करना। तो अब वो किसमें जो 73 होगा कि 74 होगा, अभी 74 का बात करें तो 74 कब लगेगा, फ्रॉड का केसेस होगा उसमें लगता है। वहीं पे दिया हुआ ना कि किस सिचुएशन में लगेगा, तो वो लॉ के हिसाब से गाइडेड होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ उसके हिसाब से गाइडेड होगा। डज इट मैटर कि मैंने क्या बोला, टैक्स पेयर क्या बोला नहीं बोला, टैक्स पेयर का रिप्रेजेंटेटिव क्या बोला नहीं बोला, उससे तो डिसाइड नहीं होगा। वो तो आर्ग्यूमेंट्स करते समय होता है कि जब जज के सामने जाते हैं और जज बोलेगा कि जज को अगर हम बोलेंगे हाँ ये तो एडमिटेड है तो आर्ग्यूमेंट फर्दर नहीं होगा, और अगर हम बोलेंगे नहीं एडमिटेड नहीं तो मेरे को आर्ग्यू करना पड़ेगा, तो मैं आर्ग्यू करूंगा कि नहीं करूंगा वो मेरा प्रेरोगेटिव। सामने वाला बोला मैं एक्सेप्ट कर लिया तो कमेंट कर दिया, काम खत्म। और हो सकता है मैं अगर मेरे को चाहे तो मैं आर्ग्यू करूंगा, अगर मैं आर्ग्यू करूंगा तो मेरा लॉयर या मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बोल दिया उससे तो नहीं डिसाइड होगा ना, समझ रहे? तो क्या फर्क पड़ता है अगर मेरा सीए जाके बोल भी जाए, उससे तो मेरा सप्रेशन एस्टैब्लिश नहीं होता, जो एलिमेंट है एसेंशियल एलिमेंट 74 का वो मौजूद होना चाहिए डिपार्टमेंट को, तो उसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जब वो शोकॉज नोटिस करेगा उसी शोकॉज नोटिस में उसको सब कुछ, मैं बोला ना कि ये फाउंडेशन है, तो वहीं तो उसको सब एस्टैब्लिश करना पड़ेगा
तो एस्टैब्लिश ये करना पड़ेगा कि मेरा सीए बोला है कि नहीं बोला है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है वहां पे। एलिमेंट ये है कि विलफुल सप्रेशन है कि नहीं, कोल्यूजन है कि नहीं, फ्रॉड है कि नहीं है, विथ एन इंटेंट टू एवेड टैक्स है कि नहीं है। वो अगर इस एलिमेंट्स है तभी वो 74 लग सकता, नहीं तो नहीं लग सकता। तो अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि ये वो कौन सा सेक्शन में क्या प्रोसीडिंग इनिशिएट किया। अगर 61 में किया तो उसका एक स्कोप डिफाइंड है लॉ में कि 61 में क्या कर सकते हैं। जो रिटर्न एंड जो इंफॉर्मेशन उसमें सबमिटेड है उसी के बेसिस पे देखेगा, यानी कि रिटर्न में कैलकुलेशन सही गलत है कि नहीं है, कोई एचएसएन जो दिया हुआ उसके हिसाब से रेट सही लगा रखा है कि नहीं, उसके जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी के बेसिस पे करेगा। तीसरा तो कुछ है ही नहीं। सेक्शन 67 में इन्वेस्टिगेशन, अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है भी तो 67 इन्वोक करना था। 67 इन्वोक करने के लिए तो उसका वो क्राइटेरिया फुलफिल करना था कि ही शुड हैव रीजंस टू बिलीव, अकॉर्डिंगली वो रिकॉर्डेड होगा, उसके बाद इसमें प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा। तो मेरे को तो ऐसा कुछ बताया नहीं। अब मेरे को क्या मालूम क्यों कौन सा, मेरे को क्यों अज्यूम करना है कि वो सेक्शन 67 प्रोसीडिंग इनिशिएट, भले वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो लोग मेनली 67 के लिए है, बट वो हमको नहीं पता तो हम क्यों प्रिज्यूम करें। तो हम फिर सीधा ये प्रिज्यूम करेंगे कि स्क्रूटनी कर रहा है, और ना तो ऑडिट के लिए अलग प्रोसीजर है, ADD 01 देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आएगा तो वो भी फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब हम स्क्रूटनी लेके चलेंगे। तो स्क्रूटनी लेके मेरे को उसको स्पेसिफाई क्यों करना है सेक्शन में, खाली एज इफ क्यों स्क्रूटनी कर रहा हूं, उस बेसिस पे बोलेंगे तुमने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। नाउ लेट हिम से कि नहीं मेरा ये प्रोसीजर है, मैं 61 नहीं 65 ने मैं 67 में किया, मेरे पास में ये रीजन रिकॉर्डेड है, हम वो सारा उसको एस्टैब्लिश करना है। तो मेरे को सब नहीं बोलना है इतना, समझ में आया? जब नहीं बोलना है और अल्टीमेटली फाउंडेशन तो शोकाज में होगा। अभी अगर हम ये सब बोलेंगे तो वो क्या करेगा, शोकाज करने से पहले वो अपना उसेंसे से जाएगा, यानी कि वो नया टूल्स इक्विपमेंट्स अपना निकाल लेगा, औजार अस्त्र हो अपना जो भी उसका वेपन से वो निकालेगा। और तो मेरे को उसको क्यों मौका दे, हम क्यों उसको प्रोवोक करेंगे कि तू और वेपन्स निकाल। मेरे को उसको कोई भी मौका नहीं देना उसको फर्दर वेपन्स निकाल, बट एट द सेम टाइम मेरे को अपना जो बेसिक आर्गुमेंट है उसको रखना है अभी। तो मेरे को स्टार्टिंग में इसलिए मैंने स्ट्रेट वे क्या बोलेंगे फिर हम, प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया, और जो आप बोल रहे हैं वो मेरा बिल्कुल एलिजिबल है, वो तुम सभी को बोले हो कि मेरा हम 17(1), 17(2), 16(1), 16(2) नहीं बोलेंगे, हम सिंपली बोलेंगे कि मेरा ये आउटपुट सप्लाई के लिए मेरा यूज हुआ है, इट इज एलिजिबल। उसके लिए 2 लाइन की जगह 4 लाइन लिख दो, 4 पॉइंट लिख दो, 5 पॉइंट लिख दो, बट विदाउट रेफरिंग टू एनी। लेकिन पॉइंट्स भी इतना ही लिखना है जो कि उसको फर्दर अलर्ट नहीं कर। हाँ, तो इतना ही लिखना है, नहीं तो वो फर्दर ऐड करते चला जाएगा ना। जितना हम लिखेंगे उतना ज्यादा उसको मिलते चला जाएगा हम रिट्रीव। तो मेरे को उसको एजुकेट नहीं करना है, एजुकेट नहीं करके मेरे को अपना ये भी हम लोग को नहीं बोलना है ना कि 75 सी है कि डी नहीं बताया है। करेक्ट, अभी क्यों बोलने जाए, अभी बोलेंगे तो सोकस में कर देगा ना वो। मेरे को नहीं बोलना है 75 सी है कि डी, वो एक अच्छा पॉइंट है जो मेरे को बाद में काम आने वाला है। तो अभी चूंकि उसका ध्यान उधर नहीं है तो नहीं रहने दो। जब इसी तरह से वो जब करेगा तो फिर हम सोकस का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, तब वो बोलेंगे ना अरे भैया कौन सा सी है कि डी है, कहाँ है। 75C और 75D को रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस करके फिर लिख दिया कि आपका सेक्शन 17 में ब्लॉक, 17 में तो ब्लॉक नहीं है, तो स्पेसिफिक क्लॉज लेके बोलना पड़ेगा। तो योर एलिगेशन हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं होने नहीं हो। और एक प्रॉब्लम क्या है, सेक्शन 145 है क्या, 125 क्या है 125? हाँ, प्रोवाइड वाला बोल रहा है 120 से जनरल पेनल्टी। तो 145 है क्या, 145 में क्या है? एडमिसिबिलिटी ऑफ माइक्रोफिल्म स्पेसिमेन कॉपी आईटीसी एलिजिबल है कि नहीं है ये एस्टैब्लिश करने का 155। तो वहां पे आईटीसी के लिए स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि बर्डन इज ऑन यू। तो मेरे को रोज चला के लेके जाके सर देखिए ना मेरा आईटीसी सही है, सर देखिए मेरा आईटीसी सही है, मैंने लिया, ऐसा करना है? मेन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कैसे करेगा? अभी तो वही बोला ना, अभी क्वेश्चन नहीं किया वो तो सीधा लिख दिया इम्प्लीमेंट करो। क्वेश्चन करने के लिए तो उसको शोकॉज नोटिस का प्रोविजन है कि वो शोकॉज नोटिस देके मेरे को क्वेश्चन करेगा, वहां से स्टार्ट होगा। अभी तो उसने क्वेश्चन नहीं किया, तो इसलिए मेरे को खाली वो ध्यान रखना है कि एलिजिबल है, इसीलिए एलिजिबिलिटी का बात मेरे को करके रखना, इट इज एलिजिबल।
आई एम कॉन्शियस अबाउट इट। जैसे ही वो बोलेगा फिर हम लेके जाएंगे, मेरे को क्या लेके जाना है, कैसे एस्टेब्लिश करना है, ठीक है ना। तो ये जो इसके अंदर में जो जो पॉइंट्स है उसमें से क्या पॉइंट मेरे को अभी लेना है, क्या बाद में लेना है, ये ध्यान में रखना है। जो ये मेरा प्रिपरेशन है कि मेरे को ऐसे से ये पॉइंट प्रिपरेशन करना, बट लिखना नहीं है सारा। लिखना तो उतना ही है जो मेरे लिए जरूरी है और जहां से फिर हम आगे बढ़ सके, आगे का लड़ाई लड़ सके। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या लिखे थे पंकज? नहीं, तुमको मालूम नहीं है क्या क्या लिखे थे? मालूम, बताओ। हम लोग लिखे थे कि हम लोग शेड बनवाए हैं, वेयर हाउस बनवाए हैं, और वो बनाने के लिए हम लोग वो बनाए, और हम लोग फर्दर वर्क्स को मतलब फर्दर वेयर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइड किए। तुम चेक किया डी जिसमें हम इनकरेक्ट? लोग टैक्स डी इनकरेक्ट क्या क्या इनकरेक्ट है उसमें? वो नहीं बताते, जब हम लोग लिंक मारते हैं तो सीधा एक मैसेज आता है डीन इज इनकरेक्ट, जब वेरीफाई करते हैं क्या जरूरत है वो नहीं बताते। देखो तो स्पेसिफिकली उसका एक और एडिशनल लेटर भेज दो कि डीन इनकरेक्ट नंबर 1। ठीक है, ये इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है, ये उस पर्टिकुलर जो नोटिस आया हुआ उससे रिप्लाई दिए, उसका एक एडिशनल रिप्लाई जाएगा, उसमें लिखना है डीन इनकरेक्ट। और नहीं सॉरी, तुम क्या बोल रहे थे? हम बोले कि है ना, सबसे पहले हम लोग बोले कि हम सेट बनवाए अपना, क्योंकि वेयर हाउस है, और हम लोग जिसको हम लोग यूज किया फर्दर वेयर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। हम लोग ये नहीं बोल रहे थे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड या रेंटिंग वर्ड भी यूज नहीं किया, हम सिर्फ बोल रहे थे वेयर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज किया, जिसपे हम लोग अप्रोप्रिएट टैक्स पे किए रजिस्टर 1 में दिखाए, इसलिए मेरा आईटीसी एलिजिबल है। बस देखो, कंस्ट्रक्शन का आईटीसी है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी है, बोल ही रहा है। अब वो सी में कवर्ड होगा कि डी में कवर्ड होगा, हम उनको अभी स्पेसिफाई नहीं करना है, करेक्ट। लेकिन सी और डी का जो भी डिफरेंस है उसमें अल्टीमेटली कोर्ट क्या बोला? पहले तो उड़ीसा हाई कोर्ट बोला था कि ये एसेंशियल है, यानी कि क्या बोलते, क्या टेस्ट बोला था वो? फंक्शनलिटी टेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट बोला। डबल टैक्सेशन का काम है। हाँ, तो वो रैशनैलिटी के ऊपर गया, तो वो रैशनैलिटी के ऊपर में गया, तो रैशनैलिटी सुप्रीम कोर्ट बात दिया, बोला कि रैशनैलिटी नहीं चलेगी, तो हम रैशनैलिटी का बात नहीं की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? फंक्शनलिटी टेस्ट का बात किया कि इट शुड बी एसेंशियल, इट बिकम्स एन एसेंशियल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट फॉर प्रोवाइडिंग दी, माने वो डायरेक्टली एंटर कर रहा है। फंक्शनलिटी टेस्ट में ये है ना कि इट इज डायरेक्टली एंटरिंग इनटू आउटपुट सप्लाई। तो खाली वही मैं तो लाइन में बोला कि भाई मेरे को ये तो एसेंशियल पार्ट है, मेरे को वेयरहाउसिंग सर्विसेज के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैंने वहां पे रेंटिंग नहीं लिखा, वो लिखा रेंटिंग। एचएसएन तो वेयरहाउसिंग का और रेंटिंग का एक अलग है, एक ही है ना। तो मैंने लिखा कि हाँ मैंने वेयरहाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज किया, समझ में? कि मैं वेयरहाउसिंग सर्विसेज, और एक्चुअली मैं वेयरहाउसिंग ही कर रहा हूँ। अगर अलग है भी तो मैं वेयरहाउसिंग के लिए वो मेरे फेवर में आता है ना, तो रेंटिंग का बात करूँ, समझ में? तो मैं बोला कि मेरा वेयरहाउसिंग सर्विसेज में प्रोवाइड करूँ, उसके लिए मैं यूज करूँ, यानी कि डायरेक्टली इंटीग्रल है, यानी कि फंक्शनलिटी टेस्ट हम स्पेसिफाई करते हैं। बट मेरे को फंक्शनलिटी टेस्ट वर्ड नहीं यूज करना था। क्यों नहीं यूज करना था? हाँ, फंक्शनलिटी टेस्ट बोलती है उसका बत्ती जलेगा कि अरे कोई ना कोई या वो उसका, नहीं तो उसका सीनियर को दिखाएगा, वो बोलेगा अरे ये सब फाइट का बात कर रहा, वो देखो उसके हिसाब से फिर फोकस करना। तो इसलिए मेरे को वो नहीं बोलना है। और क्या बोले? एप्रोप्रिएट टैक्स हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं वेयरहाउसिंग सर्विसेज पे। हाँ, मेरे को ये एस्टैब्लिश करना है कि जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई है उसके ऊपर टैक्स पेमेंट हो रहा है कि नहीं, तो वो ऑलरेडी लेटर में ही बोल रहा है, तो इसीलिए मैं उसको खाली बोल दिया कि मेरा एप्रोप्रिएट टैक्स डिस्चार्ज हो रहा है इसमें एडमिटेडली, कि तुम्हारा रिकॉर्ड में है एडमिटेडली है, मेरा आउटवर्ड सप्लाई पे हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये तो तुरंत क्वेश्चन खड़ा होता है ना कोर्ट में कि आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, वो फैक्ट सामने लिया, और इसलिए आईटीसी डिनाई नहीं होना चाहिए। और तो बस हम लोग एकदम शॉर्ट में बोल के छोड़ दिए, और फाइनली उसको ये बोल दिया कि भैया हम नहीं पेमेंट कर रहे। अब क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हैं मेरे को नहीं बोलना, क्योंकि क्यों पेमेंट करना चाहिए ये तो उसको बोलने दो, इसीलिए हम सबसे बोल दिए कि भैया हम नहीं पेमेंट कर रहे। अब लेकिन अब क्या है कि एक पॉइंट जो तुम लोग सब लिए लेकिन मैं नहीं लिया, कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, ये लाइन मैं वहां पे मिस कर, यू आर
asking me to make the payment without following proper procedure of the authority. तो ये भी लिखना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं किया तो वो क्वेश्चन में आ जाना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो मैं अगर वो फोकस करेगा तब भी ले सकते हैं, बट फिर भी अभी भी मेरे को वो लिख देना चाहिए। तो ये दो लाइन, एक तो ग्रीन वाला जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको भी जरूर बोल देना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट देके एक एडिशनल और लेटर बनाओ, बना के, समझ में पंकज, ये 2 पॉइंट देके उसको बना सकेगा तो कम्युनिटी पर्पस है, उसको देख के फॉलोइंग फर्दर टू और सम रिलेटेड पॉइंट्स हो, ये ऐसे से ये 2 पॉइंट और लिख के एक और लेटर बना के दिखाओ, दिखा के उसको करेंगे। ठीक है, इसमें 74 वाला बात लिखा है तो हम लोग वाला पॉइंट भी लेंगे क्या कि 2022 में मेरा ऑलरेडी मतलब हो चुका है तो हम उसको कंप्लीट मान रहे थे, तो अभी 74 ये भी पॉइंट, ये भी अच्छा पॉइंट, करेक्ट। हाँ, कि आप मतलब ये बायस उधर बायस टेंशन से कर रहे हैं कि आपको करेक्ट एब्सोल्युटली नोटिस इशू कर वेरी ये पॉइंट अभी बोला ना। हाँ, ये पॉइंट अभी ले बोला ना स्टार्टिंग में आप 2022 का बात करें, 2022 का तो क्वेश्चन कभी कंक्लूड हो चुका, अभी आप क्यों 2022 का बात कर, ठीक है। देखो 74 की वो नहीं है 74, हाँ बस इतना ही। हाँ हाँ ठीक है, लिखा कौन लिखा तीनों पॉइंट, अभिजीत लिख रहा था ना, दोनों बात 3 पॉइंट लिखा है क्या पंकज तुम? इसीलिए आप मतलब 2022 में खत्म हो चुका था, फिर आप वापस से 74 में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको नोटिस इशू करना वो अभी खाली नोटिस में लाएंगे कि 22 क्या क्या लिखा? टीम इनकरेक्ट है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है और प्रोसीडिंग 2022 का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और कुछ किसी का कुछ पॉइंट श्योर? जैसे हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि सेक्शन 74 रिमूव नहीं हो सकता, हम ये लिख सकते हैं कि सप्रेशन का बात ही नहीं है, क्योंकि आप जीएसटी नहीं, हम तो सप्रेशन वर्ड भी नहीं, हमको उसका पत्ती नहीं जलाना, उसके लिए जो मेरा तैयारी है, जो मेरा डिफेंस है वो रहेगा। एक्चुअली जो 202 वाला पॉइंट लिख दे वो इटसेल्फ ही हम लोग यही बोल रहे हैं कि सप्रेशन नहीं है, तो 3 साल पहले ही पता है, कंक्लूड करके बैठे, मतलब दे के बैठे, तो अभी तुम आज के दिन फिर उसको छोड़ सप्रेशन का बात एनीवे क्या है। हाँ मतलब हिडन पॉइंट जो है ना आज बोलना भी है। 73 होगा कि 74 होगा वो कब डिसाइड होगा? वो दोनों ही तो सोकॉस के लिए है ना, तो सोकॉस में इशू यूज होगा, तो अभी तो वो 73 74 का बात ही नहीं है, तो इसलिए सप्रेशन है कि नहीं वो बात ही नहीं है, तो मेरे को क्यों सप्रेशन वर्ड यूज करना? मैं वो ना बोले, मैं बोलूंगा कि भैया इसको मेरा 2022 में रिप्लेसन हो चुका, अभी अचानक से वो जब बोलेगा सप्रेशन है 73 फुल में जाएगी, यहाँ बोल रहा है तो हम उस बात को इग्नोर करते हैं, खाली हम अपना डिफेंस तैयार, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। हम एक ही भी अरे मैं अपना डेट भी नहीं आपका लेके हाँ सेव एज स्पीड कंफर्म ना। हाँ एंड्रॉइड ना
Android is not available software network. Software is at a price. Because it is for it, main example is with our teams, SharePoint में भी सब होते हैं. जाके सो गए. हमारे यहाँ का price है. Evolution of start with the वैसे के बोलो तो. लिमिट वाले को क्या करना है हाँ इतना पार्लियामेंट है इनको कैसा होगा थैंक यू बहुत हेलो और क्या नहीं समझ आ रहा मैं कल गोवा जाएगी मैं खाली चीज है भेज दिया क्या हो रहा है let's get to okay so the figure is first पिन्ने पे लगा देते हैं अच्छा So that